हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीवेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है रेस्पायरेशन, श्वसन। आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्या? श्वसन यानी रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, है ना। तो इसमें हम लोगों को पहले हम देख लें क्या क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो अपन पहले देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, देखेंगे इसका हिस्टोरिकल अकाउंट जो है, इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसके साइड देखेंगे। इसका नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है? साइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन आरक्यू यानी रेस्पायरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे समरी ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, समरी ऑफ मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, रेस्पायरेशन के अंतर्गत। तो पहले हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस कहलाता है। तो आज का वीडियो है उसमें अपन रेस्पायरेशन के बारे में ये थोड़ी सी चीजें अपन जानेंगे। ठीक है ना। पहले अपन शुरू करते हैं किससे? डेफिनेशन यानी कि रेस्पायरेशन की परिभाषा, श्वसन की परिभाषा। जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? श्वसन। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? श्वसन कहलाती है या रेस्पायरेशन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? ये है इसकी श्वसन की परिभाषा। जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन एक क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है। इसमें नेक्स्ट एक लिख लेंगे कि श्वसन क्या है? श्वसन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस है। श्वसन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। एक और टर्म से इसको आप जान सकते हैं कि श्वसन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रक्रिया है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया है। श्वसन एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। श्वसन में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, मतलब जीवित कोशिकाओं में ऐसी प्रक्रिया जो क्या होती है? जीवित का मतलब है कि बायोलॉजिकल, है ना। बायोलॉजिकल क्या होता है? ऑक्सीकरण का, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? कैटाबॉलिक प्रक्रिया। और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मतलब, ये जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मतलब है ऊर्जा उत्पन्न करने वाली। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनी हुई है? ये परिभाषा बनी हुई है। मतलब ये तीनों चीजें जो हैं वो क्या होती हैं? श्वसन के लिए आवश्यक होती हैं। ये तीनों चीजें जो है ये क्या है? आवश्यक बिंदु है ना। ये तीनों आवश्यक बिंदु हैं। ठीक है ना। जैविक का मतलब यह है, जीवित कोशिका का मतलब क्या है? कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीकरण का मतलब है कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। इन तीनों आवश्यक बिंदुओं से मिलकर के क्या है? श्वसन की परिभाषा बनी हुई है। अब दूसरा पॉइंट अपने को क्या पढ़ना है? दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री। हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है? इसका ऐतिहासिक विवरण क्या है कि श्वसन शब्द किसने दिया है? ट्रेपीज श्वसन शब्द दिया है। इसने क्या किया है? श्वसन, ठीक है, श्वसन शब्द किसने दिया है? श्वसन शब्द दिया है। ट्रेपीज ने क्या किया है? श्वसन शब्द दिया है। एक दूसरे वैज्ञानिक है कुक ने ये बताया कि श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक है मालपीघी मालपीघी ने यह बताया कि अंकुरित होने वाले बीजों के लिए एयर की आवश्यकता होती है। अंकुरित होने वाले
बीजों के लिए, अंकुरित होने वाले बीजों के लिए एयर की आवश्यकता होती है। एयर की आवश्यकता होती है। अंकुरित होने वाले बीजों के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तो यदि उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाए तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या है? सील। सील का कहना यह है कि अंकुरित बीज जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसने बताया कि अंकुरित बीज क्या करते हैं? O2 ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है ना? किसने बताया है? ये सील ने बताया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक है मैकमन, मैकमन। मैकमन ने साइटोक्रोम को हिस्टोहिमैटिन के रूप में डिस्कवर किया था। मैकमन ने साइटोक्रोम को हिस्टोहिमैटिन के रूप में खोजा है। ठीक है, ठीक है। मैकमन ने साइटोक्रोम को हिस्टोहिमैटिन के रूप में खोजा है। डी कीलिन नाम का वैज्ञानिक है, उसने क्या किया है कि साइटोक्रोम को रीडिस्कवर किया है और हिस्टोहिमैटिन को क्या किया है? साइटोक्रोम कहा है। हिस्टोहिमैटिन HAEMATIN हिस्टोहिमैटिन को पुनः खोजा है, रीडिस्कवर किया है, पुनः खोजा है और साइटोक्रोम नाम दिया है। क्या हुआ था? मैकमन ने साइटोक्रोम को क्या किया था? हिस्टोहिमैटिन कहा और डी कीलिन ने हिस्टोहिमैटिन को क्या कहा है? साइटोक्रोम कहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है इम्बडन, इम्बडन मेयरहॉफ, मेयरहॉफ एंड पारनास। ठीक है, इम्बडन मेयरहॉफ एंड पारनास, EMP, इम्बडन मेयरहॉफ एंड पारनास। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा टूटता है। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टूटता है ना? मतलब इन्होंने क्या बताया है? ग्लूकोज का टूटना बताया है। किसके द्वारा? क्या बताया है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है? टूटता है। मतलब ग्लूकोज का भंगीकरण बताया है। भंगीकरण मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टूटना। तो इम्बडन, मेयरहॉफ एंड पारनास ने ग्लूकोज का क्या बताया है? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा टूटना बताया है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट है, अगले वैज्ञानिक है हैंस क्रेव एंड अदर्स। ठीक है, तो हैंस क्रेव एंड अदर्स, इन्होंने बताया कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के द्वारा होता है। हैंस क्रेव और अदर्स ने क्या बताया है कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के द्वारा होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को आप क्या कहते हो? TCA साइकिल, है ना? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के द्वारा पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होता है। किसने बताया है? हैंस क्रेव ने बताया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गोडार्ड, GODDARD, अगले वैज्ञानिक है गोडार्ड ने साइटोक्रोम को जर्मिनेटिंग सीड से आइसोलेट किया है। गोडार्ड ने साइटोक्रोम को जर्मिनेटिंग सीड से पृथक किया है। मतलब क्या किया है? आइसोलेट किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टम्प ने क्या किया है? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम का अध्ययन किया है। स्टम्प ने ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स की स्टडी की है ना? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम का अध्ययन किसने किया है? स्टम्प ने किया है। इसके बाद है नेक्स्ट मिलार्ड एंड अदर्स, मिलार्ड एंड अदर्स। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स को आइसोलेट किया है, पृथक किया है ना? आइसोलेट किया है। मिलार्ड एंड अदर्स ने माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल को, माइटोकॉन्ड्रिया के कणों को क्या किया है? पृथक किया है। ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है कि गिब्स एंड अदर्स, गिब्स एंड अदर्स ने बताया कि कुछ ऊतकों में EMP मतलब इम्बडन मेयरहॉफ
पार्नास। ईएमपी एंड एचएमपी। एचएमपी का फुल फॉर्म क्या है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ईएमपी एवं एचएमपी दोनों के एंजाइम पाए जाते हैं। दोनों के एंजाइम पाए जाते हैं। किसने? गिब्स और उनके साथी गिब्स एंड अदर्स ने यह बताया कि कुछ ऊतकों में ईएमपी और एचएमपी दोनों के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है होरेकर एंड रेकर ने एचएमपी पाथवे का एचएमपी का मतलब है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, है ना? ठीक है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे एचएमपी पाथवे का स्थापित होना बताया है। होरेकर और रेकर ने क्या बताया है? एचएमपी पाथवे का स्थापित होना बताया है। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है डेविस, DAVIS, डेविस, मैजलिफ, MEZLIF, मैजलिफ, वीनसलैंड, डेविस, मैजलिफ, वीनसलैंड, यंग एंड अदर्स ने, ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक है डेविस, मैजलिफ, वीनसलैंड, यंग एंड अदर्स ने यह बताया कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यह बताया कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। डेविस, मैजलिफ, वीनसलैंड, यंग एंड अदर्स ने यह बताया कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? हिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट अपने को देखना है इसके कैरेक्टर्स इसके रेस्पायरेशन के निम्न कैरेक्टर हैं। नंबर 1 पहला है कि क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल, कैटाबॉलिक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यह एक बायोलॉजिकल, कैटाबॉलिक एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है ना? बायोलॉजिकल, कैटाबॉलिक और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। रेस्पायरेशन कैसी प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रक्रिया है और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह हमेशा किसमें होगी? जीवित कोशिकाओं में होती है। जीवित कोशिकाओं में होती है। यह कहां होती है बेटा? जीवित कोशिकाओं में होती है। यह एक एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा निकलती है। इसलिए रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक एंड क्या है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। इसमें श्वसन होने वाला पदार्थ जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है ना? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं? श्वसन होने वाला पदार्थ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? श्वसन होने वाला पदार्थ। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीकृत होता है। श्वसन होने वाला पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसमें श्वसन होने वाला पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है और क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। इसमें जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है या श्वसन होने वाला जो पदार्थ है उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? वह ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी निकलती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब कहने का ये है कि रेस्पायरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रेस्पायरेशन में पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा, है ना? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रेस्पायरेशन में पोटेंशियल एनर्जी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है?
कि जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट है वो ऐसा नहीं कि एकदम से पूरी एनर्जी निकलती हो, वो उसके जो कार्बन है वो टुकड़े टुकड़े में टूटते हैं और एनर्जी जो है वो टुकड़े टुकड़े में रिलीज होती है। इसमें कार्बन युक्त यौगिक टुकड़ों में टूटता है और टुकड़ों में एनर्जी उत्पन्न होती है। टुकड़ों में ही क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और टुकड़ों में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन युक्त यौगिक टुकड़ों में टूटता है और टुकड़ों में ही इसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो लाइट के रूप में कभी नहीं निकलती, वो हमेशा हीट के रूप में उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें मतलब रेस्पिरेशन में इसमें निकलने वाली ऊर्जा हीट के रूप में उत्पन्न होती है ना। हीट के रूप में उत्पन्न होती है। हीट के रूप में एनर्जी जो है वो यहाँ पे उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट और कैरेक्टर में ही आप एक पॉइंट और लिख लीजिए कि पहले जो रेस्पिरेशन शब्द यूज किया जाता था वो किसके लिए, श्वसन गतियों के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लेंगे कि पहले श्वसन शब्द का उपयोग किसके रूप में किया जाता था, श्वसन गतियों के लिए, है ना, श्वसन गति के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यह उन सभी क्रियाओं के लिए उपयोग होता है जिनमें भोजन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, है ना। भोजन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जिनमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहले श्वसन शब्द जो है श्वसन गति के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह उन सभी क्रियाओं के लिए उपयोग होता है जिनमें भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। उन सभी क्रियाओं के लिए अब श्वसन शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसके कैरेक्टर्स हो गई श्वसन की। अगली हेडिंग क्या है बेटा, अगली हेडिंग है साइट इसकी, कि ये कहाँ होती है। ठीक है ना। श्वसन जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन प्लूरल वर्ड, वेजिटेटिव वर्ड, जर्मिनेटिंग सीड्स, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स एटसेट्रा में अधिक तेज श्वसन होता है। ठीक है ना। तो फ्लोरल वर्ड में ज्यादा होता है तेज, वेजिटेटिव वर्ड्स में, जर्मिनेटिंग सीड्स में, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स वगैरह में यहाँ क्या होता है, ज्यादा एक्टिव जो सेल्स होती हैं वहां ज्यादा तेज श्वसन होता है। ठीक है ना। क्योंकि ये सेल क्या होती है, लगातार डिवाइड होती रहती हैं, तो वो कैसी सेल होती हैं, वहां की ज्यादा एक्टिव सेल होती हैं, इसलिए वहां ज्यादा तेज श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपने को पढ़नी है क्या, श्वसन के प्रकार। श्वसन को दो वर्गों में भिन्नित किया गया है। भिन्नित किया गया है। नंबर एक है, कैपिटल ए आप लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। O2 की उपस्थिति व अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थित के आधार पर, उपस्थित अथवा अनुपस्थित के आधार पर दो प्रकार का श्वसन होता है। नंबर एक है, पहला क्या है बेटा, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, ऑक्सी श्वसन। वह श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, कि क्या कहलाती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। ऑक्सी श्वसन कहलाती है। ऑक्सी श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है,
कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या कार्बन युक्त पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें कार्बन युक्त भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होकर, कार्बन युक्त भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीकृत किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। मतलब यहाँ क्या है, कार्बन युक्त C6H12O6 और प्लस 6O2 और इसका क्या होगा बेटा, रेस्पायरेशन होगा। तो इसका क्या होता है, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये है क्या बेटा, ये है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत होता है। रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और ये जो है CO2 और H2O निकलते हैं और इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। कुछ बुक्स में कभी कभी लिखा रहता है 674 किलो कैलोरी एनर्जी, तो लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा मान्य है 674 किलो कैलोरी कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको आप ये माने 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके बाद दूसरा है एनीरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एनीरोबिक रेस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन, मतलब श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, या वह श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो वह श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, अनुपस्थित में होती है, वह श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है एनीरोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन कहलाती है। एनीरोबिक रेस्पायरेशन कहलाती है, अनाक्सी श्वसन कहिए चाहे एनीरोबिक रेस्पायरेशन कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा कि C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट है और यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो क्या होगा, एनीरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन, एनीरोबिक रेस्पायरेशन। तो एनीरोबिक रेस्पायरेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ बनता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनता है प्लस CO2 और प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, एनर्जी निकलती है। 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता और यहाँ क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। तो दो अणु इथाइल अल्कोहल के और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 6 कार्बन पूरे हो जाते हैं। तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल जो है उसका निर्माण होता है एनीरोबिक रेस्पायरेशन में। और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीकृत होकर के क्या बना देगा, वो बना देता है इथाइल अल्कोहल और CO2 बना देता है। इसमें 56 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। वहां कितनी हो रही थी, जब ऑक्सीजन लगती है तब उत्पन्न हो रही थी 686 किलो कैलोरी इस जगह पे उत्पन्न हो रही थी। और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वो कितनी उत्पन्न हो रही है, 56, ओनली 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये है एनीरोबिक रेस्पायरेशन। एक और है, वो भी एनीरोबिक रेस्पायरेशन ही है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन को भी अपन देख लेते हैं इसी में। किण्वन जिसको आप कहते हो, है ना, फर्मेंटेशन मतलब क्या है, किण्वन जिसको आप कहते हो, ये भी एक प्रकार का एनीरोबिक रेस्पायरेशन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन एनीरोबिक रेस्पायरेशन में जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो सेल के अंदर होता है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट सेल के अंदर होता है। और ये क्या है, फर्मेंटेशन जो है इसमें श्वसन होने वाला पदार्थ या रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो सेल के बाहर किसी मीडियम में उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए ये किसमें पाई जाती है, फंजाई, कुछ फंजाई में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं होता, बैक्टीरिया के बाहर होता है। ये वाला जो फर्मेंटेशन है वो बैक्टीरिया के बाहर होता है। ये नहीं है कि रेस्पायरेशन बैक्टीरिया में नहीं होता, रेस्पायरेशन बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन होता है, लेकिन ये क्या है कि जो फर्मेंटेशन है ये भी एक प्रकार का एनीरोबिक रेस्पायरेशन है, जो कि किसमें होता है, सबस्ट्रेट जो है वो किसी माध्यम में सेल के बाहर स्थित होता है,
तब ये एनिरोबिक रेस्पिरेशन इस तरह का होता है। यह भी एक प्रकार का एनिरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि कुछ फंजाई एंड बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में होता है, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। फर्मेंटेशन जो है वह भी एक प्रकार का एनिरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कुछ फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माने श्वसन होने वाला पदार्थ सेल के बाहर स्थित होता है, बाहर किसी मीडियम में उपस्थित होता है, मीडियम में उपस्थित होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन भी उसी जैसा होगा, C6H12O6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन लिख दिया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा उसी तरह से यहाँ भी क्या बन जाएगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल के दो अणु बन जाएंगे, और प्लस 2 CO2 के बन जाएंगे, प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो एनर्जी निकलेगी। तो ये एनिरोबिक रेस्पिरेशन का ही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो सेल के बाहर स्थित होता है, और एनिरोबिक रेस्पिरेशन में सेल के अंदर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर क्या हो गया, ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट अपने को देखना है कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी। अब दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसन होने वाले पदार्थ के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक है, पहला क्या है, पहला है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। पहला है फ्लोटिंग या फिर FLOATING, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे कहते हैं कि जब श्वसन होने वाला पदार्थ यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, जब श्वसन होने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। जब श्वसन होने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, यह सामान्य रेस्पिरेशन है, यह सामान्य श्वसन है। ये क्या है, कॉमन यही होता है। कार्बोहाइड्रेट ही सामान्यतया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, इसलिए सामान्यतः फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, कोई दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब फैट या प्रोटीन हो सकता है, तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य कोई दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन पदार्थ होता है, जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य कोई दूसरा श्वसन पदार्थ होता है, जैसे प्रोटीन एंड फैट एटसेट्रा, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य कोई दूसरा श्वसन पदार्थ या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, जैसे क्या हो सकता है, प्रोटीन या फैट हो सकता है, तो इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये क्या है कि श्वसन को दो वर्गों में भिन्नित किया गया है। कौन कौन से, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में दो प्रकार का, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई अन्य दूसरा पदार्थ हो, तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपने को देखना है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब श्वसन गुणांक, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, RQ। क्या है RQ, किसको कहते हैं, एक निश्चित समय में निश्चित ताप एवं दाब पर ग्रहण की गई एक निश्चित समय में निश्चित ताप एवं दाब पर ग्रहण की गई O2 एवं छोड़ी गई CO2
के आयतन का अनुपात, O2 एवं छोड़ी गई CO2 के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? RQ या श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक कहलाता है। एक निश्चित समय में निश्चित ताप एवं दाब पर ग्रहण की गई O2 एवं छोड़ी गई CO2 के आयतन का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है, RQ कहलाता है। एक निश्चित समय में निश्चित ताप एवं दाब पर ग्रहण की गई O2 एवं छोड़ी गई CO2 के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? RQ कहलाता है, या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है, या श्वसन गुणांक कहलाता है। तो RQ इक्वल टू क्या होता है? RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 होता है ना? तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है या श्वसन गुणांक है। श्वसन गुणांक को गैनांक रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे कि श्वसन गुणांक को किससे मापा जाता है? गैनांक रेस्पायरोमीटर से। गैनांक रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है। श्वसन गुणांक को किससे मापा जाता है? गैनांक रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है। श्वसन गुणांक है, ये क्या होता है? एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है। श्वसन गुणांक नेक्स्ट है कि श्वसन गुणांक एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक से कम पर एक से अधिक हो सकता है। एक से एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है अथवा एक से अधिक हो सकता है। श्वसन गुणांक जो है वो एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो नंबर एक है व्हेन RQ इज इक्वल टू यूनिटी। नंबर एक है, पहला क्या है? व्हेन RQ इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब जब RQ एक के बराबर हो। इसको क्या लिखेंगे? जब RQ एक के बराबर हो। ठीक है, एक के बराबर। जब RQ जो है एक के बराबर हो तो अपन क्या देख रहे हैं? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है तो RQ एक के बराबर होता है। तो RQ एक के बराबर है, तो RQ एक के बराबर होता है। RQ कैसे निकालते हैं? जैसे कि क्या हो गया कि C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यहां कितना लग रहा है? 6O2 लग रहा है। और यहां क्या हो रहा है कि क्या बन रहा है? यहां बना था 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी थी। तो RQ इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा? RQ इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। ये आप लिखते हो, है ना? तो CO2 कितना है? CO2 है 6, O2 कितना है? 6। तो RQ इक्वल टू क्या हो गया? RQ इक्वल टू हो गया कितना? 6/6, है ना? तो ये कितना हो गया? 1 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। तो RQ इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, RQ कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। तो इस तरह से क्या है कि जब RQ एक के बराबर, तो क्या हो गया बेटा कि RQ जब एक के बराबर होता है तो एक के बराबर क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल लगते हैं और CO2 के 6 निकलते हैं। तो क्या हो गया? CO2 अपॉन O2, तो 6/6 बराबर 1। तो दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है व्हेन RQ इज लेस देन यूनिटी। जब RQ एक से कम हो। इसका मतलब क्या है? जब RQ एक से कम हो। ठीक है, एक से कम हो। जब RQ एक से कम हो। इसका RQ कम होता है जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? फैट होता है। जब श्वसन होने वाला पदार्थ फैट होता है या प्रोटीन होता है तो RQ एक से कम होता है। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट अथवा क्या होता है? प्रोटीन होता है तो RQ एक से कम होता है। तो RQ एक से कम होता है।
होता है। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कितना होता है, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट अथवा प्रोटीन होता है तो उसका क्या होता है, आरक्यू 1 से कम होता है। इसका मतलब ये है कि फैट यदि होता है, फैट मतलब जैसे क्या होता है, ट्राइपॉमिटिन आरक्यू इक्वल टू होता है, ट्राइपॉमिटिन का आरक्यू होता है 0.7 होता है। ठीक है, इसी तरह से ओलिक का कितना होता है, आरक्यू इक्वल टू होता है, ओलिक का आरक्यू इक्वल टू होता है 0.7। पॉमेट का जो आरक्यू है, वो पॉमेट का आरक्यू इक्वल टू होता है 0.68, मतलब सबका लगभग 7 के 0.7 के पास होता है, 0.7 के पास होता है। जो फैट है या ऑयल है उनका आरक्यू हमेशा कैसा होता है, 0.7 के आसपास होता है। इसी तरह से यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है ना, यदि इसी में जब 1 से कम है ना, तो यदि प्रोटीन है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो क्या होगा, आरक्यू इक्वल टू, तो आरक्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। जैसे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे यदि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से अमोनिया उत्पन्न हो, यदि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से क्या उत्पन्न हो, NH3 अमोनिया उत्पन्न होती है तो इसका आरक्यू 0.99 होता है। इसका आरक्यू कितना होता है बेटा, 0.99 होता है। यदि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से, इसी में एक दूसरा आप लिख लीजिए कि यदि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से क्या उत्पन्न हो, अमाइड उत्पन्न हो। ठीक है, अमाइड उत्पन्न हो तो इनका आरक्यू कितना होता है, 0.8 होता है। ठीक है, यदि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से अमोनिया उत्पन्न हो, NH3 उत्पन्न हो तो 0.99 होता है। यदि अमाइड उत्पन्न हो रहे हैं, उससे बन रहे हैं, तो 0.8 होता है, मतलब 1 से कम ही होता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन आरक्यू इज लेस देन यूनिटी, जब आरक्यू 1 से कम हो। यदि फैट का रेस्पिरेशन हो रहा है या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट है तो क्या होगा, 1 से कम होगा, 0.7 के आसपास आरक्यू होगा। और यदि प्रोटीन का रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसकी दो कंडीशन है कि प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से यदि अमोनिया बन रही है तो आरक्यू उसका कितना होता है, 0.99 होता है, 0.99। और यदि उसके ऑक्सीडेशन से, प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से अमाइड बन रहा है तो आरक्यू इक्वल टू कितना होता है, 0.8 होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि आरक्यू इक्वल टू लेस देन 1। इसी में एक और अपन देख ले कि यदि रेस्पिरेशन किसमें हो रहा है, सैकुलेंट प्लांट में, सैकुलेंट प्लांट एंड रेड लीव, जैसे गुलाब की पंखुड़ी है, रेड, तो कभी कभी पूछ लेता है गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब के पेटल का आरक्यू कितना होगा। ठीक है, या सैकुलेंट प्लांट का आरक्यू कितना होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो सैकुलेंट प्लांट है उनमें क्या होता है कि दिन में स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं, तो CO2 बाहर निकल नहीं पाती, और वही CO2 क्या हो जाती है, रात में ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड वगैरह बनाने में यूज हो जाती है, तो वहां CO2 का निष्कासन नहीं होता, और वो CO2 क्या है, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में उपयोग हो जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो आरक्यू होगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा कि सैकुलेंट प्लांट में क्या होता है कि आरक्यू इक्वल टू, सैकुलेंट प्लांट में आरक्यू इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ CO2 का निष्कासन मतलब रिलीज, CO2 रिलीज नहीं होती है ना, रिलीज निष्कासन नहीं होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ CO2 रात में किसमें परिवर्तित हो जाती है, ऑर्गेनिक एसिड के निर्माण में उपयोग हो जाती है, ऑर्गेनिक एसिड जैसे क्या, मैलिक एसिड बना था ना, मैलिक एसिड
के निर्माण में उपयोग हो जाती है। इसलिए यहाँ जो CO2 अपान O2 होता है वो क्या हो जाता है, 0 बटे कुछ भी, कोई जो भी वैल्यू इसका होता है ऑक्सीजन की, मान लो 6 है तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाता है। तो इनमें क्या होता है, चाहे वो सेकुलेंट प्लांट हो चाहे वो रेड लीफ हो, उनमें क्या होता है, RQ इक्वल टू सेकुलेंट प्लांट और रेड लीफ में RQ जो है 0 होता है। इन दोनों की कंडीशन में यही लागू होता है, 0 होता है, ठीक है, RQ। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपने देख लिया कि जब RQ की वैल्यू 1 से कम हो। नेक्स्ट अपन देख लें कि जब RQ की वैल्यू 1 से अधिक हो। तीसरा है ना, तीसरा देखना, व्हेन RQ इक्वल टू, व्हेन RQ मोर देन 1, मोर देन यूनिटी, ठीक है, मोर देन यूनिटी, जब RQ 1 से अधिक हो, 1 से अधिक, जब RQ 1 से अधिक हो। तीसरा क्या है, जब RQ 1 से अधिक हो। यदि मैच्योर फैटी एसिड हैं तो उनका RQ 1 से अधिक होता है। यदि मैच्योर फैटी एसिड का रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, यदि मैच्योर फैटी एसिड का रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, तो उसमें क्या होता है, RQ 1 से अधिक होता है। RQ इक्वल टू मोर देन 1, RQ क्या होता है, 1 से अधिक होता है, मोर देन 1, 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है। RQ इक्वल टू क्या होता है, मोर देन 1 होता है। यदि मैच्योर फैटी एसिड का रेस्पायरेशन हो रहा है, या मैच्योर फैटी एसिड में रेस्पायरेशन होता है, यदि मैच्योर फैटी एसिड में रेस्पायरेशन होता है तो क्या होता है, तो उसका RQ 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि ऑर्गेनिक एसिड है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो उनका भी RQ जो है, उनका भी RQ कितना होता है, इक्वल टू मोर देन 1 होता है, 1 से अधिक होता है। जैसे कौन कौन से हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका RQ जो है, इसका RQ इक्वल टू होता है कितना, 4 होता है, ठीक है, इसका RQ इक्वल टू 4 होता है। इसी तरह से मैलिक एसिड जो है, इसका RQ 1.33 होता है, ठीक है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड का RQ भी 1.33 होता है। सामान्यतः RQ, ऑर्गेनिक एसिड का RQ जो है 1.33 के आसपास होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का RQ कितना होता है, 4 होता है। केवल एसिटिक एसिड ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसका RQ 1 होता है। एक नोट यहां पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल एसिटिक एसिड ही ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसका RQ कितना होता है, 1 होता है, जिसका RQ 1 होता है, 1 होता है, जिसका RQ जो है 1 होता है। केवल एसिटिक एसिड ही ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसका RQ 1 होता है। सभी ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनका RQ 1 से ज्यादा होता है। इसी में एक और अपन देख लें कि यदि एनीरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, यदि एनीरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। यदि एनीरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। इसलिए क्या हो जाएगा, CO2 अपान O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका RQ जो है क्या होता है, RQ इक्वल टू यहाँ क्या है, CO2 अपान O2 है, मैंने 6 अपान 0 हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। तो इसका जो RQ होगा एनीरोबिक रेस्पायरेशन में या फर्मेंटेशन जो होता है, तो उसका RQ कितना होता है बेटा, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट अपन एक नोट और लिख लें कि आर्क्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। कभी कभी ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है जर्मिनेटिंग सीड्स के बारे में। तो जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड, जो स्टार्च कंटेन करते हैं उन सीड का जर्मिनेशन होगा तो आरक्यू कितना होगा। तो आरक्यू ऑफ जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स का जैसे क्या है, व्हीट है ना, गेहूं, जैसे गेहूं का कितना होता है, एक होता है। गेहूं का आरक्यू जो है वो कितना होता है, एक होता है, क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्च है। यदि वो जर्मिनेट होता है तो उसमें आरक्यू कितना हो जाएगा, एक होता है। ठीक है, इसी तरह से जो फैटी सीड है आरक्यू ऑफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स जो है उनमें आरक्यू, वहां क्या है, आरक्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.64 हो जाता है। ठीक है, यदि आरक्यू ऑफ जर्मिनेटिंग प्रोटीनेशियस सीड को देखें, जर्मिनेटिंग प्रोटीनेशियस सीड को देखें तो उसका आरक्यू जो है, तो आरक्यू इक्वल टू जैसे पी मटर में देखिए, तो इसका यदि आप आरक्यू देखें, पी का आरक्यू इक्वल टू यदि आप देखें आरक्यू इक्वल टू तो 1.54 से 2.4 तक होता है। जर्मिनेटिंग यदि प्रोटीनेशियस सीड है तो उनका आरक्यू 1.54 से 2.4 तक होता है। इसी तरह तो इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया, तो इस प्रकार से जर्मिनेटिंग सीड का आरक्यू यदि आप देखते हैं, यदि स्टार्ची सीड है जैसे क्या है, व्हीट है, तो उसका यदि अंकुरण होता है तो वहां क्या होगा, आरक्यू एक होता है। इसी तरह से जर्मिनेटिंग फैटी सीड का उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे मस्टर्ड यदि है तो उसका यदि आरक्यू आप देखें तो मस्टर्ड का सीड यदि अंकुरित हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि 0.64 के आसपास उसका आरक्यू होता है। इसी तरह से प्रोटीनेशियस सीड यदि जर्मिनेट हो रहा है तो उसमें आप जैसे मटर में देखें तो उसका आरक्यू कितना होता है, 1.54 से 2.4 के आसपास होता है। तो इस तरह से ये आरक्यू जो है ये आपने जर्मिनेटिंग सीड का भी जान लिया है। ठीक है ना, कभी कभी ये ज्यादा पूछ लेता है कि मस्टर्ड जब अंकुरित होता है तो उसका आरक्यू कितना होता है, गेहूं के सीड के अंकुरण के समय उसका आरक्यू कितना होता है, प्रोटीनेशियस मटर या कोई भी दलहन के सीड जब अंकुरित होते हैं उस समय उनका आरक्यू कितना होता है, तो वो 1.54 से 2.4 के आसपास होता है। तो इस तरह से आपको ये भी जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अपने को देखना है क्या, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स, श्वसन के लिए उपकरण। तो यहाँ रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स क्या होता है बेटा, सामान्यतया रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। सामान्यतया रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में, है ना, प्रोकैरियोट्स में जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, वहां होता है मीजोजोम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के मीजोजोम बनाती है और वहीं रेस्पिरेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्चुअल में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। तो प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम इसके क्या है, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोट में रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है बेटा, आप जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लेंस शेप या डिस्क शेप का होता है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। और जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर या इनर चैम्बर में क्या होती है, फोल्ड होकर के और क्या बना देती है, अंदर की ओर धंस करके अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है, जिनको कहते हैं क्या बेटा, जिनको कहते हैं क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी कहते हैं। और ये अंदर की ओर जो इनर चैम्बर है, इस इनर चैम्बर में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ही क्या पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ पाई जाती है, मैट्रिक्स में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये क्या है बेटा, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है अंदर वाली ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में ये जो है खाली जगह है, स्पेस है, इसको कहते हैं आउटर चैम्बर। ठीक है, आउटर चैम्बर ये कहलाता है। ठीक, आउटर चैम्बर जो है ये 40 से 70 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, 40 से 70 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। और ये इसमें जिसमें कि ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसको कहते हैं क्या बेटा, इनर चैम्बर। इसको क्या कहते हैं, इनर चैम्बर इसे कहलाता है। ठीक है, अब जो इनर चैम्बर में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उनमें क्या होती है, उनको कहते हैं क्रिस्टी, और इन क्रिस्टी में नोब लाइक ऐसे गांठ के समान संरचनाएं होती हैं, जिनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो F1 पार्टिकल, है ना। ये क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल कहलाते हैं। ये हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। बेटा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत डिटेल में कहां पढ़ाया है, आपको साइटोलॉजी में एक पूरा लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो अपन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा शार्ट में देखेंगे, जितना कि रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है। अननेसेसरी चीजें अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो रेस्पिरेशन में उपयोगी नहीं है उनको अपन को यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है क्या, F1 पार्टिकल। और इसमें क्या होते हैं बेटा, यहां होते हैं डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए। इसको नास अब्जालियस ने खोजा था। ये क्या है, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए। ठीक है, ये सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए है। इसकी संख्या एक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 से 6 तक होती है। और इनको खोजा किसने है, इनको खोजा है, मैं यहीं पे शॉर्ट में बता दूं, इनको खोजा है किसने, नास नास अब्जालियस, अब्जालियस। ठीक है, नास अब्जालियस ने इनको खोजा है। इनकी संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। ये सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए होते हैं। और इसी में मैट्रिक्स में क्या होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम कितने एस के होते हैं बेटा, 70 एस के होते हैं। इसीलिए ये क्या है, किससे संबंध रखते हैं, रिजेम्बलेंस है इनकी प्रोकैरियोट से संबंधित है। तो मेन बात है कि अपने को देखना है क्या, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल जो है वो 3 भागों का बना होता है। वहां मैंने खूब डिटेल में आपको ये बताया है। ये F1 पार्टिकल है। और F1 पार्टिकल जो है ये, इसमें ये क्या है बेटा, ये है हेड। ठीक है, ये हेड कहलाता है। ये क्या है, स्टॉक है। और ये क्या है, बेस है। मतलब जो F1 पार्टिकल है उसमें 3 भाग होते हैं, बेस होता है, स्टॉक होता है और हेड होता है। ठीक है, हेड में यहां पर क्या होता है, एटीपेज एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम होता है। यहाँ क्या होता है, एटीपेज एंजाइम होता है। और यहाँ क्या होता है, हेड में जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। यहाँ मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मतलब यहाँ क्या होता होगा बेटा, यहाँ होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। तो हेड में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। और जो इसका बेस पीस है, यहां से क्या होता है, प्रोटॉन का चैनलाइजेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहां पाया जाता है, सिस्टम होता है, ईटीएस होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये कहां पाए जा रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बना रही है और उसी में क्या पाए जा रहे हैं, F1 पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है बेटा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये होती है मल्टीपार्टाइट स्ट्रक्चर। मल्टीपार्टाइट मतलब इसमें कई पार्ट हैं, है ना। तो ये होती है इनर मेम्ब्रेन मल्टी, MULTIPARTITE, मल्टीपार्टाइट स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है, मल्टीपार्टाइट संरचना है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये मोनोपार्टाइट संरचना है। यहाँ बहुत सारे पार्ट नहीं होते, तो मोनोपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, मोनोपार्टाइट स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन मोनोपार्टाइट होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, मल्टीपार्टाइट होती है। क्योंकि इसमें क्या है, F1 पार्टिकल है
और F1 पार्टिकल को आप चाहे ऑक्सीसोम कहिए, चाहे फर्नांडीज मोरिन कहिए, F0 F1 पार्टिकल कहिए, चाहे एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए, बहुत सारे नाम से अपन वहां इसको देखे हैं। तो ये क्या है बेटा, मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है आपको, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और इसके हेड में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, जो एटीपी का निर्माण होता है वो हेड रीजन में होता है। और जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बेस में होता है, क्योंकि यहीं से H+ आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैं बहुत डिटेल में आपको साइटोलॉजी के लेक्चर में बताया हूं। यदि किसी को जरूरत पड़ती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में इसकी इतनी ही आवश्यकता है, इसलिए अपन ने शॉर्ट में थोड़ा सा देख लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट में रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, मीजोसोम हो जाएंगे, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, इसका थोड़ा सा आउटलाइन अपने को देखना है। ठीक है, आउटलाइन ऑफ रेस्पिरेशन ऐसा लिखते हैं ना, आउटलाइन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की आउटलाइन थोड़ा सा अपन जान लें। इसमें क्या क्या है, ये निम्न 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन क्रिया जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। निम्न 4 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट रेस्पिरेशन निम्न 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1, पहला क्या है बेटा, पहला है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप क्या है बेटा, तीसरा स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल। तीसरा स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हो, ETS कहते हो। तो इसमें क्या है, 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तीसरा है क्रेब्स साइकिल, और चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 स्टेप्स हैं। अब इनको अपन शॉर्ट में देख लें कि ग्लाइकोलिसिस, पहले ग्लाइकोलिसिस वाला देख लें। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि इसमें एक्चुअल में 2 स्टेप हैं। ये ग्लूकोज आप जानते हो, ग्लूकोज टूट करके जब पायरुविक एसिड बनाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, पूरे को ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे और फिर कुछ दूर बाद क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, 3 कार्बन के कंपाउंड। तो मतलब यहां 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, 6 कार्बन के कंपाउंड और 3 कार्बन के कंपाउंड। ठीक है, तो 3 कार्बन के जो कंपाउंड है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में दो प्रकार के कंपाउंड है, एक तो है 6 कार्बन एटम के, एक है 3 कार्बन एटम के। ठीक है, तो 6 कार्बन एटम के जो कंपाउंड है, यहां क्या होता है कि एटीपी यूज होते हैं। यहां पे एटीपी यूज होते हैं। मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, मतलब एटीपी यूज हो रहे हैं। ठीक है, और यहां क्या होता है, यहां पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में NADH2 जो है, रेस्पिरेशन में जो NADH2 है वो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, ETS मैं लिख देता हूं, तो यहां कितने, एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होता है। एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होता है। तो यहां क्या होता है कि NADH2 बनता है, मतलब इससे भी 3 ATP बनते हैं। ठीक है, अब अपन फिर काउंटिंग आगे करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आप तो थोड़ा सा समरी अपन इस लेक्चर में अपन थोड़ा क्या देख रहे हैं, इस लेक्चर में थोड़ा समरी देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये 3 कार्बन का क्या बन जाता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड बन जाता है, और 6 कार्बन का जो है यहाँ पे जो कंपाउंड है वो टूट करके क्या बनाते हैं, 3 कार्बन के, और लास्ट में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। अब इसके बाद पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है NaNaDH2 NaDH2 बनता है। और ये क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पर CO2 भी एक ठो निकल जाता है, एक CO2 भी निकल जाता है और एक NaDH2 यहाँ भी बन जाता है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये उधर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि वहां ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये मिलता है किससे, 4 कार्बन के किसी एक कंपाउंड से, जिसको आप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं। अपन यहाँ डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना ही अपने को देखना है। तो ये जो है क्या, ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का और 4 कार्बन का कंपाउंड ये मिलकर के 6 कार्बन का कुछ कंपाउंड बना देते हैं, सिट्रिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, वहां अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है कि ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड जो है इससे क्या बन जाता है, यहाँ एक 5 कार्बन एटम का कंपाउंड बनता है, 5 कार्बन एटम का कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे एक CO2 जो है वो निकल जाती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या निकल जाता है, NaDH2 का भी निर्माण हो जाता है, तो NaDH2 भी निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, ये आगे चल करके और ये क्या बना देता है, 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है, 4 कार्बन का, और यहाँ भी क्या होता है, CO2 निकल जाती है। 4 कार्बन के कंपाउंड से यहाँ क्या होता है कि फिर एक 4 कार्बन का बनता है और यहाँ से क्या हो जाता है, NaDH2 जो है वो निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि ये 4 कार्बन का एटम का फिर एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है और यहां से क्या होता है बेटा, यहाँ एक GTP बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, एक GTP बन जाता है, GTP, जिससे आगे चल करके क्या बनता है, ATP का निर्माण होता है। GTP अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, और उसको सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये अपन सब वहां डिटेल में जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ वाला जो है ग्लाइकोलिसिस अपन डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ये तो एक समरी अपन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो 4 कार्बन का एक और कंपाउंड बनता है जो GTP जिसके बीच में बनता है, और वो GTP अंततः किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद यहां क्या होता है कि एक कंपाउंड 4 कार्बन एटम का और बनता है और उसमें क्या बन जाता है, यहाँ पे एक FADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है। जब FADH2 होता है, FADH2 जब होता है तो उसका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो 2 ATP बनते हैं। इससे क्या बनते हैं बेटा, 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, और जब ये 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होता है तो फिर यहाँ एक NaDH2 का निर्माण हो जाता है, एक NaDH2 का निर्माण यहाँ भी फिर से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ कितना होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 कार्बन एटम का था। ठीक है, ये भी 6 कार्बन एटम का है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली, लेकिन ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड किसमें टूट गया है, 3 कार्बन एटम के। तो यहाँ 3 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, किसके, पायरुविक एसिड के। ठीक है, तो अब क्या है कि पायरुविक एसिड के बाद जितनी भी चीजें निकली हैं या जो भी लग रही होंगी उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार पहले आप इसका निकाल लीजिए और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्या है कि इस तरह से आपने देखा, इसका क्या हो गया, ये NaDH2 कितने हो गए, एक ये NaDH2 हो गया। तो यहां यदि आप देखेंगे तो कितने ATP, बराबर 3 ATP, क्योंकि एक NaDH2 से कितने ATP बन रहे हैं, 3 ATP बन रहे हैं। ठीक है, अभी अपन 1 से 3 बना ले रहे हैं, अंत में जब टोटल जुड़ेंगे तो उसको अपन क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहां बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा 3, ठीक है, यहां भी 3 ATP हो गया, यहां पे क्या हो गया है, यहां भी 3 ATP हो गया है। ये देखिए ये क्या है, 3 ATP बराबर 3 ATP, यहां भी 3 ATP का निर्माण हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये एक ATP जो है वो ये बन गया है, और यहां अपन ने क्या बात की है कि यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है ना। और फिर यहां भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 3 ATP बनेंगे, 3 ATP का निर्माण होता है। तो अब आप देखिए कि पायरुविक एसिड के बाद से कितने ATP आपने बनाए। ठीक है, तो कितने ATP का निर्माण हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, 3 ATP ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ATP, फिर ये कितने हो गए, 3 ATP ये हो गए। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसको आप कर सकते हैं। एक ATP ये हो गया तो 1 ATP, ये डायरेक्ट ATP बनता है। यहां पे फिर कितने बने हैं बेटा, 2 ATP बने हैं, 2 ATP, और फिर यहां कितने ATP बने हैं,
3 एटीपी का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए कि पायरुविक एसिड से ये पूरा क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बना है, 3 2 5 1 6 और 3 3 6 3 9। ठीक है, कितने एटीपी बन गए यहाँ पे, 9 6 15। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 15 एटीपी। 15 एटीपी जो है किसमें बन गया है, एक क्रेब्स साइकिल में। एक्चुअल में क्या है कि अपन क्रेब्स साइकिल यहां अध्ययन की सुविधा के लिए अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों मिलाकर के क्रेब्स साइकिल ही कहलाता है। पायरुविक एसिड से लेकर के और जो ये पूरा चक्र है एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, इसको मिला करके क्या कहते हैं, एक क्रेब्स साइकिल। तो एक क्रेब्स साइकिल में यदि पूछा जाए कि कितने एटीपी बनते हैं, तो 15 एटीपी बनते हैं। ठीक है, वैसे तो क्रेब्स साइकिल बस का आप जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसमें तो 12 एटीपी बनते हैं, लेकिन 3 एटीपी इसके बीच में जुड़ जाते हैं। तो एक क्रेब्स साइकिल में कितने हो गए, 15 एटीपी का निर्माण हो गया। तो पायरुविक एसिड चूंकि कितने बने थे, 2 बने थे, पायरुविक एसिड 2 बने थे। तो इसको आप क्या करोगे, 15 एटीपी गुणे 2 आप कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 एटीपी। मतलब कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यदि ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसमें क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 30 एटीपी बनते हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और 2 पायरुविक एसिड से अलग अलग क्रेब्स साइकिल होती हैं। 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब्स साइकिल होती हैं। ठीक है, और 2 क्रेब्स साइकिल मतलब एक से 15 और दूसरे से 15 एटीपी, तो 30 एटीपी बनते हैं। यहां आप देखेंगे कि अब ये ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा किसका है, ये है ग्लाइकोलिसिस का। ये हिस्सा इतना कितना है, पायरुविक एसिड बनने तक का। ये हिस्सा किसका है बेटा, ये है ग्लाइकोलाइसिस का है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो गए, यहां पे आप देख रहे हो कि कितने एटीपी, यहां एक्चुअल में 2 एटीपी लगते हैं। यहां पे यहां से यहां तक 2 एटीपी का यूज होता है। तो यहां 2 एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ पे 2 एटीपी, और यहां प्रोड्यूस कितने होते हैं, प्लस 2 एटीपी। ठीक है, प्लस 2 एटीपी यहां प्रोड्यूस होते हैं, और एक NADH2 से कितने हुए, प्लस 3 एटीपी। ठीक है, 3 एटीपी। तो कितने हो गए यहाँ पे, 3 एटीपी एक NADH2 से, तो 2 NADH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 NADH2 बनते हैं। तो 6 एटीपी ये हो गए, और 6 और ये और 4 ये कितने हैं, सॉरी यहाँ पे बनेंगे 4, 2 जगह एटीपी बनते हैं, तो यहाँ पे बनते हैं 4। ठीक है, तो 6 4 10 एटीपी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में बनते कितने हैं, टोटल प्रोड्यूस जो है वो है इक्वल टू 10 एटीपी। ठीक है, टोटल प्रोड्यूस कितने हैं, 10 एटीपी हैं, और यूज कितने हो रहे हैं, 4 ये हो गए, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ, 3 दूनी 6, क्योंकि ये बनाते हैं, यहां बन जाएंगे 6 एटीपी। ठीक है, 6 एटीपी। तो 6 एटीपी और 4 एटीपी ये कितने हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा कितने, 10 एटीपी। और यूज कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 2 एटीपी। तो 10 माइनस 2 एटीपी। ठीक है, 10 माइनस 2 एटीपी इक्वल टू हो जाएंगे 8 एटीपी। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन होता है 8 एटीपी का। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये 30 एटीपी किसमें थे, क्रेब्स साइकिल में हो रहे थे, और 30 और प्लस कितने हो जाएंगे, 8 एटीपी किसके हो जाएंगे बेटा, ग्लाइकोलिसिस के हो जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 38 एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी का लाभ होगा, 38 एटीपी का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहां से यहां तक ग्लाइकोलिसिस है, और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक ये पायरुविक एसिड, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप, ये क्या है बेटा, ये है सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, और ये क्या है, थर्ड स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है ना, तीसरा स्टेप, जिसको आप क्या कहते हो, क्रेब साइकिल, जिसको आप कहते हो क्रेब साइकिल। ठीक है, और चौथा क्या होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अपन क्या देखे कि ये 4 स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये एक छोटा सा, इस तरह से ये एक छोटा सा आउटलाइन है, जो कि 4 स्टेप अपन इसके देख सकते हैं, ये 4 स्टेप का। अब इनको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस का अलग एक वीडियो होगा,
और क्रेब साइकिल का अलग होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अलग होगा। तो ये चूंकि श्वसन का पूरा एक आउटलाइन मैंने मैकेनिज्म का बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।